दोस्तों, ड्रामा का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसका पहला एपिसोड मैं पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। और चलिए अब शुरू करते हैं इस ड्रामा का दूसरा एपिसोड। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में होसुन अस्पताल को दिखाया जाता है, जिसके काउंसलर अपने क्लाइंट्स को कन्विंस कर रही होती है कि 1985 में होसुन अस्पताल देश का पहला ऐसा अस्पताल था जिसने टेस्ट ट्यूब बेबी को पैदा करने में सफलता हासिल की थी। और तब से लेकर आज तक हमारा अस्पताल स्पर्म, एग्स और एम्ब्रियो को फ्रीज करके रखने के मामले में दुनिया में सबसे बेस्ट है। तभी एक आदमी को दिखाया जाता है जो काफी गुस्से में था और अस्पताल में हंगामा कर रहा था। वो आदमी कह रहा होता है कि तुम दुनिया में सबसे बेस्ट हो ना, तो फिर मुझे मेरे स्पर्म वापस कर दो। फिर हम देखते हैं कि उसने गुस्से में वहाँ की एक मशीन को भी तोड़ दिया था, जिसके बाद वहाँ के गार्ड्स आकर उसे दबोच लेते हैं। इसके बाद सीन बदलता है और लिजिन उसी आदमी की वीडियो फुटेज को यून को दिखा रहा होता है। लिजिन बताता है कि अस्पताल में कुछ मशीनें टूट जाने की वजह से इस आदमी पर 423 मिलियन वॉन का हर्जाना ठोक दिया गया है। इस पर यून पूछता है, लेकिन हर्जाने की रकम कुछ ज्यादा नहीं है क्या? सच में कोई मशीन इतनी रकम की होती होगी? इसके बाद लिजिन वीडियो की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि अकेली ये मशीन 600 मिलियन वॉन की है। फिर यून पूछता है कि क्या ये क्लाइंट मुआवजे की रकम को चुका सकता है? तो लिजिन ना में जवाब देता है और वो ये भी बताता है कि हमारी लॉ फर्म के मैनेजमेंट ने इस केस पर खास तौर पर ध्यान देने के लिए बोला है, क्योंकि ये अस्पताल पहले हमारे कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट से जुड़ा था, पर बाद में कुछ लीगल इश्यूज की वजह से हमने अस्पताल से जुड़े सारे क्लाइंट्स खो दिए और इसीलिए मिस्टर को कहते हैं कि हम इनसे बदला लें। तो यून ये सुनकर कहता है कि ठीक है, पर इसने अस्पताल में इतना हंगामा क्यों मचाया था? जिस पर लिजिन कहता है कि ये तो उस आदमी से मिलकर ही पता चल पाएगा। 2 दिन बाद उसको ऑफिस में मीटिंग के लिए बुलाया है। इसके बाद यून उसे इस केस पर नए रिक्रूट को लगाने के लिए कहता है, जिसके बाद लिजिन बताता है कि वो होमिन और हेयोन को इस केस की जानकारी समझा देगा। अब यून अपनी वॉच में टाइम देखता है और लिजिन को बताकर जल्दी से घर की तरफ निकल जाता है। फिर होमिन देखती है कि यून जल्दी में ऑफिस से कहीं जा रहा होता है, तो वो उसे आवाज भी लगाती है, पर यून उसकी बात पर ध्यान दिए बिना जल्दी से निकल जाता है। तभी वो लिजिन को देखती है और पूछती है कि अटर्नी यून इतना जल्दी में क्यों जा रहे थे? तो लिजिन बताता है कि वो हर फ्राइडे जल्दी निकल जाते हैं। इस पर होमिन पूछती है, पर ऐसा क्यों? तो वो कहता है कि वो अपने बच्चे से मिलने जाते हैं। अब ये सुनकर होमिन चौंक जाती है कि उनका बच्चा भी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यून एक कैनल में जाता है जहाँ पर डॉग्स को रखा जाता था। फिर अंदर आकर वो अपनी डॉगी से मिलता है जिसका नाम था हेज। इसके बाद वो उसे घर ले जाकर नहलाता है और फिर उसके साथ खूब मस्ती करता है। फिर पूरा दिन उसी के साथ बिताने के बाद शाम को वो फिर से उसे वापस वहीं छोड़ आता है। इधर हम मिस्टर गिबोम को देखते हैं, वही आदमी जिसने अस्पताल में तोड़फोड़ मचाई थी। हम देखते हैं कि वो एक बार फिर से उसी अस्पताल में चुपके से जाकर किसी चीज को तलाश रहा होता है, पर गलती से कुछ सामान नीचे गिर जाने की वजह से वो पकड़ा जाता है। इसके बाद वो वापस भागने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी उसे दबोच लेते हैं। अगले दिन सभी ऑफिस में मिस्टर गिबोम का वेट कर रहे होते हैं, जो इनसे मीटिंग के लिए आने वाला था, पर काफी देर हो जाती है और वो आता ही नहीं। इसके बाद लिजिन हेयोन से कॉल करके पता करने के लिए कहता है। फिर हेयोन कॉल करता है तो पता चलता है कि मिस्टर गिबोम को तो पुलिस उठाकर ले गई है। इसके बाद यून और लिजिन दोनों ही उस आदमी के वकील बनकर पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहां वो गिबोम से मिलते हैं। यहाँ गिबोम कहता है कि उसे वकीलों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कई वकीलों के पास जा चुका है, लेकिन सबने उसका फायदा ही उठाया और उसके सारे पैसे लूट लिए, इसलिए अब वो इस केस को खुद ही देख लेगा। लेकिन लिजिन कहता है, देखिए मिस्टर गिबोम, आपका केस इतना भी आसान नहीं है। अस्पताल में तोड़फोड़ करना, रात में चोरी छुपे घुसना, ऐसे कई संगीन इल्जाम आप पर लगे हैं, जिससे जल्द ही आपके खिलाफ वारंट जारी होगा और फिर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन गिबोम कहता है कि सारे वकील एक जैसे ही होते हैं, सबके सब सेम ही बातें करते हैं। ऐसी ही बातें पिछले वकील ने भी की थी। पर तभी यून कहता है कि हाँ, सही कहा आपने, सारे वकील एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि लॉ की पढ़ाई करने के बाद वकीलों का दुनिया को देखने का तरीका बदल जाता है। लेकिन सच तो यह है कि आप ये केस कोर्ट में कभी जीत ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो लोग कभी आपको जीतने देंगे ही नहीं। अब ये सुनकर गिबोम थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि मेरी कहानी जाने बिना आप ये कैसे कह सकते हैं? तो यून कहता है, अगर ऐसा होता तो कोई ना कोई वकील तो आपका केस अब तक ले चुका होता। फिर गिबोम पूछता है कि कोई तो रास्ता होगा आपके पास? तो यून कहता है कि वो तो आपकी कहानी जानने के बाद ही बता पाएंगे,
पर एक बात तो पक्की है, अगर कायदे से लड़ने में दिक्कत आई तो हम सामने वाली पार्टी से अदालत के बाहर भी भिड़ जाएंगे, पर छोड़ेंगे नहीं और तुम्हारा पूरा साथ देंगे। अब ये सुनकर मिस्टर गिबोम को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहता है, तो मैं आपको कहां से बताऊं? तो यून कहता है कि जहां से ये सब शुरू हुआ था वहीं से शुरू करो। अब इसके बाद गिबोम उसे अपनी कहानी बताने लगता है कि आज से 1 साल पहले उसे टेस्टिकुलर कैंसर हो गया था और उस वक्त डॉक्टर ने बताया था कि ऑपरेशन करने पर इनफर्टाइल होने का खतरा है, मतलब कि वो कभी बाप नहीं बन पाएगा। इसलिए उसने अपने स्पर्म होसून अस्पताल में जमा करा दिए थे, पर जब टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रोसेस शुरू हुई तो उसका स्पर्म खराब निकला, क्योंकि उन्होंने उसके स्पर्म को बर्बाद कर दिया था, उसकी ठीक से देखरेख नहीं की थी। मिस्टर गिबोम रोते हुए आगे कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। अब यून कहता है कि ठीक है, पहले हम सच्चाई का पता लगाते हैं, फिर आगे का केस उसी के हिसाब से चलेगा। अब अगले दिन अस्पताल की तरफ से अटर्नी हान, जो कि होमिन का बॉयफ्रेंड था, वो यूलिम लॉ फर्म में मीटिंग के लिए आता है। फिर थोड़ी देर वेट कराने के बाद उसे कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया जाता है, जहां यून भी अपनी टीम के साथ उसके सामने आकर बैठ जाता है। हान कहता है, जैसा कि आप जानते हैं कि तोड़फोड़ करने और काम में रुकावट डालने के लिए हर्जाने की रकम दुगनी हो जाती है और ऐसे कामों में जेल भी जाना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी मिस्टर गिबोम की हालत पर तरस खाकर हमने हर्जाने की रकम मात्र 400 मिलियन वॉन रखी है। इसलिए अगर वो इस महीने के लास्ट तक हर्जाना भर देते हैं और अस्पताल से दूर रहने का एग्रीमेंट साइन करते हैं तो हम इस केस को यहीं पर खत्म कर देंगे। जिस पर यून कहता है कि नुकसान तो हमारे क्लाइंट का भी हुआ है, उसके कीमती स्पर्म बर्बाद हो गए जो अस्पताल की लापरवाही की वजह से हुए हैं, और हमारे हर्जाने की रकम 500 मिलियन है, क्योंकि ये उनकी आने वाली पीढ़ी का सवाल है। इसलिए अगर हम उसमें से अस्पताल का नुकसान निकालें तो भी 100 मिलियन वॉन आप मिस्टर गिबोम को देंगे। उसके बाद हम इस केस को यहीं पर खत्म कर देंगे। लेकिन हान कहता है कि ये कैसा मजाक है, जब आपको केस कोर्ट में ही लेकर जाना था तो हमारा टाइम क्यों बर्बाद किया? और फिर वो जाने से पहले कोर्ट की धमकी देता है। लेकिन यून भी कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम कोर्ट में देख लेंगे। फिर उनके जाने के बाद हेयोन यून से पूछता है कि क्या सच में हर्जाने की रकम 500 मिलियन वॉन है? तो यून कहता है कि नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। ये केस तो मुश्किल से मुश्किल 10 से 20 मिलियन में निपट जाएगा। हमें बस कोर्ट से बाहर केस को देखना होगा और कैसे भी करके नेगोशिएट पावर को बढ़ाना होगा ताकि अस्पताल इतना हर्जाना देने को राजी हो जाए। इस पर होमिन कहती है कि अगर वो गुस्से में आकर कह देता कि ठीक है, जहाँ तक जाना है जाओ, तो आप क्या करते? तो यून कहता है अगर उसे ऐसा ही करना होता तो यहाँ पर आता ही नहीं। होमिन कहती है पर आपने ये गलत किया। तो ये सुनकर यून उसे डांटते हुए कहता है कि तुम्हारे पास कोई और तरीका है जो मुझे गलत बता रही हो। तो होमिन इस बात पर अपनी आंखें झुका लेती है। खैर, आगे यून कहता है कि अब ये सब छोड़ो और कोई ऐसा मुद्दा ढूंढो कि हम उनसे कोर्ट के बाहर निपट सके। जिसके बाद वो सबकी तरफ बारी बारी से देखता है और सब हाँ में गर्दन हिलाते हैं। लेकिन होमिन उसकी डांट को सुनकर नाराज हो गई थी, इसीलिए वो थोड़ी रूखी रूखी सी आवाज में हाँ बोलती है। फिर अगले दिन यून होमिन और हेयोन को लेकर गिबोम के पास जाता है ताकि वो उससे पूरी स्टोरी जान सके, क्योंकि उसे किसी दूसरी मीटिंग में जाना था। पर गिबोम कहता है कि वो लड़की के सामने खुलकर बात नहीं कर पाएगा। ये सुनकर होमिन कहती है कोई बात नहीं, मैं बाद में अटर्नी हेयोन से पूरी बात जान लूंगी, और ऐसा कहकर वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इतने में उसके पीछे यून भी चला आता है जो उससे कहता है कि तुमने जवाब में कुछ नहीं कहा, ऐसे ही हार मान ली। याद रखो, जो खुद का बचाव नहीं कर सकता वो दूसरों के लिए वकालत नहीं कर सकता। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर होमिन मन ही मन कहती है कि ये आदमी खुद को समझता क्या है। इस तरह जब वो यून को बुरा भला बोल रही होती है तो इतने में पीछे से आकर अटर्नी योन उसे देख लेती है। फिर होमिन भी अचानक उसे देखकर डर जाती है। जिसके बाद योन उससे पूछती है कि क्या हुआ, यून खड़ूस लगता है क्या? तो होमिन उसे जवाब में हाँ कहती है। जिसके बाद यून उसे बताती है कि वो ऐसा नहीं है, वो बस दिखने में खड़ूस है लेकिन अंदर से वो उतना ही अच्छा इंसान भी है, ये तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। अब होमिन कहती है कि लगता तो नहीं है, और क्योंकि आप सीनियर है ना, इसलिए आपको उनके टॉर्चर झेलने नहीं पड़ते। लेकिन योन कहती है मैंने भी उनके साथ लॉ स्कूल में पैरा लीगल के तौर पर 3 साल काम किया है, वो इतने भी बुरे नहीं है। फिर होमिन सोचती है कि ये 3 साल उनकी पैरा लीगल बनकर अब भी जिंदा कैसे है। आगे हेयोन पूरे 2 घंटे बाद ऑफिस में आता है और होमिन के पूछने पर वो बताता है कि उसे तो मिस्टर गिबोम की एक भी बात समझ में नहीं आई, पर उसने सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी ताकि वो बाद में होमिन को सुना सके। फिर रात में होमिन वो सारी बातें सुनती है
और तुरंत मिस्टर गिबोम को कॉल करके मीटिंग के लिए बुला लेती है। अगले दिन जब वो ऑफिस में आता है तो होमिन उसे बताती है कि आज सिर्फ आप मुझसे बात करेंगे। तो ये सुनकर मिस्टर गिबोम को थोड़ा अजीब लगता है। हालांकि होमिन पूरी कोशिश करती है कि वो उन्हें कंफर्ट जोन में ला सके, जिसके बाद फाइनली गिबोम भी सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद अब वो उसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताती है, जिसके बाद वो भी उसे अपने बारे में सब कुछ क्लियर कर देता है। अब जैसे ही मीटिंग खत्म होती है वैसे ही होमिन दौड़कर यून के ऑफिस में आती है, जिसके बाद यून पूछता है कि क्या हुआ। तो वो कहती है कि हमें वो कमजोर कड़ी मिल गई जिससे हम अस्पताल की धज्जियां उड़ा सकते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कोर्ट में यून अपनी दलील पेश करते हुए बताता है कि अस्पताल की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारे क्लाइंट के स्पर्म को संभाल कर रखे, लेकिन उनकी लापरवाही की वजह से क्लाइंट के स्पर्म खराब हो गए और इसके लिए हमें मुआवजा चाहिए, वो भी पूरे 500 मिलियन वॉन। तो ये सुनकर हान मुस्कुराते हुए कहता है कि अस्पताल की लापरवाही को मानते हुए हम उनके नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार हैं। इसलिए जो भी 10 से 20 मिलियन वॉन बनते हैं वो हम दिलवा देंगे, लेकिन इनके 500 मिलियन की मांग करने वाली बात हमें समझ में नहीं आई। जिसके बाद जज साहिबा यून से कहती हैं कि अगर आप ये दावा करते हैं कि स्पर्म की कीमत 500 मिलियन वॉन थी तो सबूत पेश कीजिए। तो ये सुनकर यून मिस्टर गिबोम से सवाल पूछने की परमिशन लेता है और फिर उससे पूछता है कि आपने अस्पताल की संपत्ति को नुकसान क्यों पहुंचाया। तो गिबोम बताता है कि स्पर्म डैमेज होने की बात सुनकर वो समझ नहीं पाया कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा किया इसकी भी एक खास वजह है। तभी दरवाजे से एक औरत अंदर आती है जिसका आधा शरीर जला हुआ था। अब गिबोम कोर्ट में बताता है कि वो उसकी बीवी कैनी है, जिससे वो बेइंतहा प्यार करता है। वो कहता है कि आज से 2 साल पहले उसने कैनी को शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन उसी रात एक भयानक एक्सीडेंट हो गया जिसमें कैनी का आधा शरीर जल गया और इस सदमे को वो सहन नहीं कर पाई और मुझसे दूर हो गई। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की उसे मनाने की, लेकिन कैनी का दिमागी संतुलन बिगड़ गया था। फिर फाइनली कई महीनों तक कोशिश करने के बाद वो आखिर में मुझसे शादी करने के लिए मान गई, लेकिन तब भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं थी। उसके बाद वो अपनी बहन के बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करके फिर से ठीक होने लगी, क्योंकि कैनी की बहन का बच्चा भी बिल्कुल उसकी बहन के जैसा था। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा कि मुझे भी बच्चा चाहिए, क्योंकि वो अपने पुराने चेहरे को अपने बच्चे में देखना चाहती थी। पर तभी पता चला कि मुझे टेस्टिकुलर कैंसर है और डॉक्टर ने बताया कि इलाज करने के बाद मैं कभी बाप नहीं बन पाऊंगा। फिर इसके बारे में हमने होसून अस्पताल में बात की और उन्हें पूरी बात समझाई, जिसके बाद अस्पताल वालों ने विश्वास दिलाया कि वो मेरे स्पर्म को संभाल कर रखेंगे। लेकिन सर्जरी के बाद जब हम टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रोसेस के लिए गए तो पता चला कि मेरा स्पर्म खराब हो चुका है। और यही नहीं, वहाँ के स्टाफ ने मेरी बीवी का मजाक उड़ाया और उसके जले हुए शरीर को देखकर उसे मॉन्स्टर तक कहा। अब आप बताइए कि एक आदमी की पूरी आस तोड़ना, आने वाली पीढ़ी को खत्म कर देना गुनाह नहीं होगा? तभी वहाँ बैठा हान महसूस करता है कि ये पासा पलट चुका है, क्योंकि अगर वो इस केस को जीत भी जाते हैं तो भी अस्पताल की धज्जियां उड़ जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर एक न्यूज रिपोर्टर सारी कहानी लिख रहा होता है। अब गिबोम की बात पूरी होते ही यून कहता है कि कानून के हिसाब से अगर खास हालात की खबर पहले से हो तो फिर उन्हें इस खास नुकसान की भरपाई भी करनी होगी। अगर मिस्टर गिबोम दोबारा बच्चा पैदा करने लायक होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जिस चीज के लिए उन्होंने अस्पताल का सहारा लिया, हॉस्पिटल ने उसी चीज को खराब कर दिया, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। अब हान ये सुनते ही जज साहिबा से एक छोटे से ब्रेक की मांग करता है और फिर वो यून से अकेले में मिलकर समझौता करने की मांग करता है। वो कहता है कि इस केस के बारे में न्यूज वालों को पता नहीं लगना चाहिए, जिसके बदले में वो गिबोम को 100 मिलियन देने के लिए मान जाता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि उस रिपोर्टर को भी यून ने ही बुलाया था। वहीं होमिन हान को देखकर उस पल को याद करती है जब इससे पहले हान ने उसे प्रपोज किया था, लेकिन तभी होमिन उसे बताने लगी कि उसकी एक बहन भी है जो सुन नहीं सकती और उसकी मासी को भी सेम प्रॉब्लम थी। फिर जब हम 5 साल के थे तो मासी ने उसको गोद ले लिया, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को लगता था कि मासी उसे पालेगी तो ज्यादा बेहतर होगा। वो बताती है कि वो बिल्कुल मेरे जैसी थी, बस उसके बाल थोड़े से लंबे थे और फिर हमने सोचा कि शायद उसके बाल काट देने से कोई हमें पहचान नहीं पाएगा, पर इससे पहले ही मॉम ने उसे मासी को सौंप दिया। ये सुनकर हान कहता है, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? और फिर वो उससे ब्रेकअप करके वहाँ से निकल जाता है। वहीं ऑफिस में लिजिन की कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट की अटर्नी से कहासुनी हो जाती है। असल में लिटिगेशन वालों को कभी कभी ही उनसे काम पड़ता है, लेकिन वो 2 घंटे का काम 3 दिन में करते हैं। तभी डोयन आता है जो कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट का हेड था। वो लिजिन से कहता है कि इतना चिल्ला क्यों रहे हो, क्या हुआ? तो लिजिन बताता है कि उसने जूनियर अटर्नी को काम दिया था
जो आधे दिन में पूरा हो जाना चाहिए था, पर आज 3 दिन हो गए और ये कहता है कि इसे कुछ समझ में नहीं आया। ये सुनकर डोयन कहता है, तो क्या हुआ, तुम होते कौन हो दूसरे के जूनियर को काम देने वाले। तभी यून ये सुन लेता है और वहाँ आकर कहता है कि मैंने ही लीजिन को ऐसा करने को कहा था, और वैसे भी रिलेवेंट कमेटी का फैसला है कि अगर किसी अटर्नी के अवेलेबल आवर्स जरूरत से कम हैं, तो उसे दूसरी टीम वाले अपना काम दे सकते हैं। इस बात पर यून उसे खूब सुनाता है, लेकिन तभी मैनेजिंग डायरेक्टर चियोल का बेटा वहाँ आ जाता है। यहाँ वो भी उसी अटर्नी की साइड लेता है क्योंकि वो उसका रिलेटिव था, पर यून उससे नहीं डरता, इसीलिए वो उसे भी मुफ्त खोर कहता है, जो बेफालतू में मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। इसके बाद होमिन पूछती है, ये आदमी कौन है जो यून से बहस कर रहा है। तो हेयोन बताता है कि ये कोटेसॉप है, कंपनी के फाउंडर का बेटा। फिर कोटेसॉप यून को धमकी देता है कि अपनी हद में रहो, नहीं तो तुम्हें भी तुम्हारे बॉस की तरह किसी छोटी कंपनी में एसोसिएट बना दूंगा। ये सुनकर यून कहता है, अच्छा आज पूरा ऑफिस देख रहा है और आज तू ये कबूल कर रहा है कि तूने ही साजिश करके अटर्नी नायन को उस छोटी सी कंपनी में भेज दिया था, है ना। अब कोटेसॉप चारों तरफ देखकर चुपचाप वहाँ से निकल जाना ही ठीक समझता है। फिर आगे होमिन देर रात तक काम कर रही होती है और तभी उसके पास उसकी फ्रेंड का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि हान किसी दूसरी लड़की के साथ डेट पर गया है। अब होमिन तुरंत जाकर इस चीज को कंफर्म करती है, लेकिन वो उससे कोई बात नहीं करती, बस इशारों में समझाती है। इस तरह अब तक उसके दिल में हान के लिए जो थोड़ी बहुत फीलिंग्स बची हुई थी, वो भी आज खत्म हो जाती है। उसे सदमा लगा था, इसलिए वो काफी दुखी भी थी। पर तभी वहाँ यून आता है और पूछता है कि तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई, क्या हुआ। तो होमिन बताती है कि उसे एक लेटर सुबह तक सबमिट करना है, इसलिए आज रुकी हुई है। तभी यून उसे चाय के लिए पूछता है, जिसे सुनकर वो चौंक जाती है, लेकिन धीमी आवाज में हाँ भी कह देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यून उसके लिए चाय भी बनाता है और फिर वो दोनों बैठकर मिस्टर गिबोम के केस के बारे में बातें करते हैं। अब यून कहता है कि मैं चलता हूँ, जिसके बाद होमिन उसे चाय के लिए शुक्रिया करती है। फिर यून जाने से पहले कहता है कि तुमने मिस्टर गिबोम के केस को अच्छे से हैंडल किया। तो ये सुनकर होमिन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और इसी के साथ ये दूसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अब मिलते हैं तीसरे एपिसोड में। तब तक वीडियो को लाइक और हाइप करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।